नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की 6ठी वर्षगांठ पर युवाओं को किया संबोधित। कहा, कौशल विकास राष्ट्रीय आवश्यकता और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रमुख आधार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से रेल परियोजनाओं पर चर्चा की। पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित होगा आईडीपीएल ऋषिकेश। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से प्रस्ताव को जल्द मंजूरी देने का अनुरोध। उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन मर्यादा। धार्मिक स्थलों पर हुड़दंग करने वालों पर होगी कार्रवाई। सरकार के निर्देश के बाद लिया फैसला। और चंपावत जिले में 44 साल से ऊपर के 95% लोगों का टीकाकरण पूरा। 18 साल से ऊपर के 59,989 लोगों को भी लग चुका है टीका। घर घर जाकर लगाई जा रही है वैक्सीन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौशल विकास राष्ट्रीय आवश्यकता है और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक प्रमुख आधार है। विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब समाज युवाओं के कौशल पर ध्यान केंद्रित करता है तो इसका लाभ पूरे देश को मिलता है। प्रधानमंत्री ने पिछले 6 वर्षों में बने नए संस्थानों को सशक्त बनाकर स्किल इंडिया मिशन को गति देने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया को स्मार्ट और कुशल मानव शक्ति उपलब्ध कराने के लिए युवाओं का कौशल विकास रणनीति का प्रमुख आधार होना चाहिए। दुनिया में स्किल्स की इतनी डिमांड है कि जो स्किल होगा वही ग्रो करेगा। ये बात व्यक्तियों पर भी लागू होती है और देश पर भी लागू होती है। दुनिया के लिए एक स्मार्ट और स्किल्ड मैन पावर सॉल्यूशंस भारत दे सके, ये हमारे नौजवानों की स्किलिंग स्ट्रेटजी के मूल में होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा विश्व स्तरीय कौशल और उसके विकास के उठाए गए कदमों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुशल कर्मियों ने ही देश को कोविड से लड़ने में मदद की और इसकी चुनौतियों ने विश्व युवा कौशल दिवस के महत्व को बढ़ाया है। नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है। आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रेलवे, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी अश्विन वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड से संबंधित विभिन्न रेल परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने रुड़की देवबंद परियोजना में उत्तराखंड द्वारा वर्तमान तक दिए गए 296.67 करोड़ की धनराशि के अंशदान को पर्याप्त मानते हुए परियोजना के अवशेष कार्यों का वित्त पोषण रेल मंत्रालय और उत्तर प्रदेश की ओर से किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन का नैरोगेज के बजाय ब्रॉडगेज लाइन का सर्वे करने की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने इसके फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति के साथ ही ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन निर्माण की स्वीकृति का अनुरोध किया और देहरादून रेलवे लाइन का दोहरीकरण के लिए 1024 करोड़ रुपए की डीपीआर के साथ ही डोईवाला से ऋषिकेश हेतु सीधी रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रायवाला रेलवे स्टेशन पर डाइवर्जन लाइन के निर्माण को जल्द स्वीकृति देने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने अपने अधिकारियों को इन दोनों प्रस्तावों पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धामपुर काशीपुर वाया जसपुर रेल लाइन के निर्माण और दिल्ली से रामनगर के लिए कॉर्बेट इको एक्सप्रेस की जल्द स्वीकृति का भी आग्रह किया। साथ ही भारत नेट फेज 2 की सैद्धांतिक मंजूरी के लिए आभार व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड को स्टेट लेड मॉडल के अंतर्गत परियोजना की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति शीघ्र जारी करवाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड को पर्यटन, तीर्थाटन के साथ ही साहसिक खेलों के विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आईडीपीएल ऋषिकेश को स्पेशल टूरिज्म जोन के रूप में विकसित किए जाने की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि आईडीपीएल ऋषिकेश में 600 एकड़ में बायोडायवर्सिटी पार्क, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, रिजॉर्ट, होटल, वेलनेस सेंटर बनाया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने केंद्रीय पर्यटन मंत्री को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड पुलिस ने आज से ऑपरेशन मर्यादा शुरू कर दिया है। इस विशेष अभियान के अंतर्गत तीर्थ स्थलों और गंगा किनारों पर हुड़दंग और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को तुरंत गिरफ्तार करके कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पर्यटक स्थलों पर गंदगी करने वालों के विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत जुर्माना लगाया जाएगा। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड आने वाले सभी पर्यटकों का स्वागत है। सभी से अनुरोध है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ की समृद्ध संस्कृति, मां गंगा और सुंदर प्रकृति का सम्मान करें। उत्तराखंड पुलिस यहाँ आने वाले समस्त तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों से अपील करती है, अनुरोध करती है कि यहाँ के तीर्थस्थलों की मर्यादा को बनाए रखें, गंगा जी की पवित्रता को बनाए रखें, यहाँ की समृद्ध संस्कृति को का भी ख्याल रखें। साथ ही साथ यहाँ की स्वच्छता और सुंदरता को भी खराब न होने दें। इसीलिए उत्तराखंड सरकार की मंशा के अनुरूप तीर्थस्थलों की मर्यादा बनाए रखने हेतु एवं पर्यटक स्थलों की स्वच्छता एवं सुंदरता बनाए रखने हेतु उत्तराखंड पुलिस द्वारा आज से एक विशेष अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसका नाम है ऑपरेशन मर्यादा। राज्य में वैक्सीन की डोज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें कोविड सेंटरों के साथ ही घर घर जाकर बुजुर्गों और असहाय लोगों को टीका लगा रही है। जिले में 37 वैक्सीनेशन सेंटरों में 18 से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। 44 साल से ऊपर के 95% लोगों को टीके की पहली और दूसरी डोज लग चुकी है। अन्य लोगों का भी तेजी से टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरपी खंडूरी ने बताया कि 44 साल से ऊपर के 60,695 लोगों को टीका लग चुका है, जबकि 18 साल से ऊपर के 59,989 लोगों को भी टीका लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि हेल्थ केयर व फ्रंटलाइन वॉरियर्स का पहले ही 100% वैक्सीनेशन किया जा चुका है। वर्तमान में चंपावत में 37 टीकाकरण केंद्रों में टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे 44 साल से ऊपर के लोगों को हमने इस समय लगभग 60,695 टीकाकरण से प्रशिक्षित किया है। वहीं 18 साल से ऊपर के लोग जो हमारे पास हैं वो लगभग 59,989 लोग हैं जिनको हमने प्रतिरक्षित किया हुआ है। हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर का पूर्व में ही 100% टीकाकरण किया जा चुका है। टीकाकरण केंद्र के टीकाकरण अधिकारी योगेश कन्नौजिया ने बताया कि दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग वैक्सीनेशन सेंटरों में नहीं आ पा रहे हैं, उनका घर घर जाकर टीकाकरण किया जा रहा है। सेंटर हैं, वहां पर दूरस्थ गांव में हम लोग टीकाकरण के लिए जा रहे हैं और दूरस्थ गांव में जाने के लिए बहुत से लोग यहां अपने सेंटरों पर टीकाकरण करने नहीं आ पा रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों के घर घर जाकर दिव्यांग, असहाय और बुजुर्ग लोगों को घर घर जाकर टीकाकरण कर रहे हैं। साथ ही हम उन गांव वालों को और अपने क्षेत्र के निवासियों को बार बार उनको प्रेरित भी कर रहे हैं कि टीकाकरण लगाइए, इसके बहुत से फायदे होते हैं। आपको कोरोना पैंडेमिक से बचने के लिए इसके बहुत से फायदे हैं और भविष्य में आप इससे स्वस्थ और सुरक्षित हो सकते हैं। टिहरी जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कोरोना काल में गरीबों के लिए मददगार साबित हुई है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस योजना से गरीबों को बड़ी राहत मिली है। योजना के तहत खाद्य सुरक्षा प्राथमिक परिवार और अंत्योदय परिवारों को मई और जून माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरित
किया गया है। अब इस योजना का लाभ नवंबर माह तक गरीबों को मिलेगा। जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि योजना के तहत खाद्यान्न सामग्री सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को मई और जून माह की वितरित की गई है। इसके तहत 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट के हिसाब से लाभार्थियों को दिया जा रहा है। टिहरी जनपद में 3,55,165 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिला है। कि जब कोरोना वैश्विक महामारी आई थी तो भारत सरकार के द्वारा मई और जून मंथ के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रत्येक यूनिट में एनएफएसए कार्ड धारक को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए अभी जून के बाद जुलाई से लेकर नवंबर तक इस योजना को बढ़ा दिया गया है। जहां तक टिहरी गढ़वाल की बात है तो टिहरी गढ़वाल में कुल जो लाभार्थी हैं वो 3,55,165 है जिनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। टिहरी गोदमू निवासी भास्कर उनियाल ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते गरीबों को खाद्यान्न की बड़ी किल्लत हो रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से लोगों को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक परिवार को, जो एपीएल के हमारे परिवार हैं, प्रत्येक एपीएल के परिवार को 10 किलो गेहूं 10 किलो चावल दिया और जो खाद्य सुरक्षा के हैं बीपीएल और अंत्योदय वालों को 44 किलो राशन 2 महीने की और बीपीएल जो परिवार हैं 2 किलो और 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल के हिसाब से यहां पर राशन वितरण की। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं। नई टिहरी निवासी मगनी देवी ने बताया कि कोरोना काल में इस योजना से प्रवासी और स्थानीय गरीब लोगों को लाभ मिला है। ये कोरोना काल में जो लोगों को गरीब लोगों को राशन मिल रही है, इससे गरीब लोगों को बहुत राहत मिली। उन लोगों को चूल्हा जला, इससे हमें बहुत प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार करना। पौड़ी विकासखंड की गगवाशियो घाटी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय लुआली में तैनात शिक्षक संपूर्णानंद जोयाल ने अपनी विद्यालय का कायाकल्प कर दिया है। विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक की प्रतिबद्धता ने एक मिसाल कायम कर विद्यालय को पूरे क्षेत्र में लोकप्रिय बना दिया है। यह विद्यालय विकासखंड में सर्वाधिक छात्र संख्या वाला विद्यालय बन गया है। शिक्षक संपूर्णानंद जोयाल का कहना है कि लॉकडाउन से पैदा हुई स्थितियों को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। जनता कर्फ्यू के समय में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से शिक्षण कार्य किया और अभिभावकों ने भी हमें पूरा सहयोग किया। उसी का नतीजा है कि विद्यालय लोगों की पहली पसंद बन रहा है। बिल्कुल, हमने कोरोना काल में एक चैलेंज के रूप में इसको लिया कि क्या बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम पूरे समय बंद रखते। तो हमने अभिभावकों की मीटिंग की और उन्होंने उसमें हस्ताक्षर किए और उन्होंने कहा कि हम चाहे हम ऑड इवन के हिसाब से बुलाएं, जैसे एक दिन 1-2 वाले आएंगे, एक दिन 3-4 वाले आएंगे, एक दिन 5 वाले आएंगे, इस तरह से करके। और बहुत सारे हमने प्रयास किए। इससे ये हुआ कि नवोदय में भी हमारे बच्चे निकलते रहे और पढ़ाई हमने बाधित नहीं होने दी और ऑफलाइन भी यहाँ रहे और ऑनलाइन भी हम काम देते रहे। तो इस वजह से ये है कि आज इतना विश्वास है यहाँ पर जितने भी हमारे सभी क्षेत्र में हमारे, कि आज हमारी संख्या 84 हो गई है। विद्यालय में लगातार हो रहे काम ने विद्यालय भवन की शक्ल ही नहीं बदली, बल्कि ऐसा माहौल बना दिया कि लोगों को प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकालकर सरकारी स्कूल में एडमिशन लोगों ने करवाया। वर्तमान में यहां 84 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वहीं अभिभावक अपने बच्चों के प्रवेश के लिए लगातार स्कूल पहुंच रहे हैं। जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते स्कूल में ना, यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है। लॉकडाउन में मेरे बच्चों ने पूरी पढ़ाई की। ऑनलाइन के साथ साथ उन्होंने विद्यालय में आकर भी सोशल डिस्टेंस के साथ आज बहुत अच्छी पढ़ाई मिली और सर जी ने तो हमारे बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई दी और इसलिए हम इस स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में भी हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हुई और उन्हें पूरी सोशल डिस्टेंस के साथ पढ़ाई की। पौड़ी जिले में असम और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प खिला है। ये पुष्प दुर्लभ और पवित्र माना जाता है। जिला मुख्यालय से करीब 7 किमी की दूरी पर आर्किड पुष्प फॉस्टेल खिला हुआ है। इसे द्रौपदी माला के नाम से भी जाना जाता है। घने जंगल के बीच खिला ये बहुत ही खूबसूरत फूल है। उत्तरकाशी जिले में ये फूल मांगली गांव में काफी समय से खिलता आ रहा है।
फूलों के जानकार और फोटोग्राफर नवीन भट्ट बताते हैं कि इस दुर्लभ पुष्प का यहां खिलना आश्चर्यजनक है। मान्यता है कि इस फूल से महाभारत काल में द्रौपदी श्रृंगार करती थी, इसलिए इसे द्रौपदी माला भी कहा जाता है। साथ ही कुछ जगहों पर इसका नाम सीतावेणी भी कहा गया है। इसके पीछे भी यही तर्क है कि वनवास के दौरान उन्होंने इससे श्रृंगार किया होगा। ये एक ऑर्किड पुष्प है और इसे जो है फॉक्सटेल के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारतवर्ष में ये बहुत ही ऐतिहासिक है क्योंकि यहाँ पर इसे द्रौपदी माला या सीतावेणी के नाम से जाना जाता है। कालखंड, अलग अलग कालखंड में जब वनवास में द्रौपदी जी या सीता जी रही हैं, उस समय उन्होंने इससे अपना श्रृंगार किया है, इसलिए ये एक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का पुष्प भी है। और इससे पूर्व यह सिर्फ उत्तराखंड में ये दूसरी जगह है, ये पौड़ी मुख्यालय के नज़दीक ये दूसरी जगह है जहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। इससे पूर्व ये उत्तरकाशी के मांगली गांव के पास दिखाई दिया था। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी आरोग्य सेतु या कोविन के माध्यम से खुद को रजिस्टर करके वैक्सीन लगवा सकते हैं। नमस्कार।